हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूँ तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नंदिता। मैंने ही टाइप किया था दूसरे के फोन से। ओके, गुड मॉर्निंग नंदिता, क्या हाल चाल बेटा? आवाज आ रही है? ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो हम लोग लास्ट टाइम पे क्या क्या कर लिए थे? यूनिट्स के बारे में पढ़े थे। आज बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्चुअल में ये यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना, इसमें होता क्या है कि पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं पूरा फिजिक्स में, वो सबका मिक्स है ये एक्चुअल में, है ना। तो कल का जो डीपीपी मैंने भिजवाया था, 2 भिजवाया था। एक में 20 क्वेश्चन था, एक में 10। मैं सही हूँ? ऐसा ही था ना? एक में 20 था, एक में 10 था। 2 आया, एक ही आया? सर मेरे पास तो नहीं आया। यस अनन्या, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका फर्स्ट डे है, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, एक ही डीपीपी? डीपीपी मिला ही नहीं? डीपीपी नहीं है। नहीं नहीं डी, मिला सर। ओके, डीपीपी कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। ऐप में जहाँ पे आपने बैच लिया है ना, उसी ऐप में लेक्चर के बगल में, जैसे फिजिक्स का लेक्चर है, फिजिक्स के बगल में क्विज दिखेगा, क्विज। तो क्विज के फॉर्मेट में हम डीपीपी भेजते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा। यस प्रियांशु, एक ही आया है सर। यस, ओके प्रियांशु, एक और मैं भिजवा दूंगा। क्रिश गुड मॉर्निंग, अनन्या, प्रियांशु, यस, ठीक है। नंदिता, ओके एवरीवन, अतुल। तो तुम लोगों को कहाँ पे मिलेगा? सुन लो सब लोग, डीपीपी कहाँ मिलता है। जैसे लाइव लेक्चर लिया ना बेटा, उसके बगल में क्विज दिखेगा। तो क्विज जैसे ही ऑन करोगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो भी होगा। फिर आप उसे, टाइमर भी चलता रहेगा उसमें, तो उससे क्या होगा, स्पीड अप भी होगा। फिर जैसे ही सबमिट करोगे तो तुरंत से उसके आंसर्स भी दिख जाएंगे आपको। इससे 2-3 फायदा है। पहला फायदा है स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा, हम और बाकी इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, ऐसा नहीं है पीडीएफ नहीं दे रहे, क्विज क्विज ही रहेगा। पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा रिसोर्सेस में। और लेकिन इसका क्विज फॉर्मेट में एक फायदा है कि तुम्हारा स्पीड अप होता रहेगा डेली बेसिस पे, है ना। क्लियर है सब लोग? तो तुम लोगों को हर एक दिन, जैसे फिजिक्स का हुआ तो फिजिक्स के क्विज में जाके करना था। बाकी लेकिन वो वाले जो डीपीपी है उसके लिए वरीड मत हो, 2-4 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि उस डीपीपी में एक चीज है। हाँ, थैंक यू। ओके, बहुत ही बढ़िया अनन्या, गुड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, जो भी बच्चा यहाँ पे हो, वो सब बच्चे को एकदम सेलेक्ट होना है। इंपॉर्टेंट वो है, सेलेक्ट होना है, इसी साल डॉक्टर बनना है। तो आज के बाद से डेली एकदम दिमाग में रखना कि कुछ भी हो जाए, डॉक्टर तो बनना ही है 2026 में ही। और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है कैसा भी पेपर आए, मैं बोलता हूं कैसा भी पेपर आए, समझ में आ रहा है? मतलब कितना डिफिकल्ट आए, कितना आसान आए, ये मैटर नहीं करता है। तुम लोगों के मार्क्स मिनिमम 680 होने चाहिए, तो तुम आराम से करोगे। पेपर आसान आए तो इससे ज्यादा, पेपर टफ आए तो इतना, लेकिन इससे कम नहीं पहुंचना है, चाहे कैसा भी टेस्ट हो। तो तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना है कि टेस्ट पेपर देखने के टाइम पे तुम्हें लगे कि सारा क्वेश्चन मुझे आता है। अंडरस्टैंड इट? तो इसके लिए बल्क प्रैक्टिस हम तुम लोगों को करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि तुम लोगों को कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन तुम लोगों से बस एक ही चीज मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा, क्या? कि तुम्हें जो दिया गया है वो करना है अच्छे से। फिर मिनिमम मार्क्स है, ये मिनिमम मार्क्स है। तो इतना अगर तुम किसी भी पेपर में अटेम्प्ट कर लेते हो, तो जब नीट का एग्जाम देने जाओगे ना तो 720 लाओगे, टेंशन मत लो। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लेना है। चाहे वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, बॉटनी जूलॉजी में मैम करवा रही है, सर करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ फिजिक्स में।
तो मैं भी फिजिक्स में एकदम इंश्योर करूंगा कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तुम लोगों का। और सुनो, अगर पेपर बहुत टफ आ जाता है ना, तो कितने क्वेश्चन टफ होते हैं? क्वेश्चन ये है 5 क्वेश्चन टफ होगा, बहुत टफ हुआ तो 20 मार्क्स छूट जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं बच्चा लोग? अच्छा, अनन्या कल आई थी, ओके। तो तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि 5 क्वेश्चन फिजिक्स में टफ हो गया तो दुनिया उसका ढिंढोरा पीटने लगती है, बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया। 5 क्वेश्चन जब ऐसा हो जाए कि एकदम ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कभी मैंने नहीं बताया, मान लो ऐसा हो गया कि मैंने कभी नहीं बताया, तो तुम समझ लो इंडिया में कोई नहीं कर रहा होगा, इतना तुम समझ लो। तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ दे के आना है, छाती थोड़ी पीटना है। तो भी तो देखो कितने 720 में मैं 680 तो किसी भी पेपर की बात कर रहा हूं, है ना बेटा? अब 680 तुम अगर किसी भी पेपर में ला रहे हो तो तुम 40 मार्क्स तो वैसे भी कम कर रहे हो, तो 20 मार्क्स मान लो फिजिक्स का कम कर दिया, कौन सा बड़ा बात हो गया? 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 1-2 क्वेश्चन मैथ्स का। तो तुम लोगों को अब टारगेट करना है कि 680 लाना है। जैसे तुम्हारा अभी टेस्ट है ना, वीकली टेस्ट होगा, फिर 21 डेज पे टेस्ट होगा, तो हर एक टेस्ट में, वीकली टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। दिस इज द टारगेट। वीकली टेस्ट में अगर एक क्वेश्चन गलत किए तो तुम समझ लो जब पूरा कम्युनिकेटिव टेस्ट होगा, पूरा का पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा, तो तुम 10-15 गलती कर दोगे, फिर तुम्हें बहुत कॉमन लगेगा वो गलती। तो अभी से अपने अंदर ये चीज लाओ कि एक सिंगल मिस्टेक करना ही नहीं है, तब तुम डॉक्टर बन पाओगे। और जानते हो ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? देखो, डॉक्टर को ना गलती नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको बनना है डॉक्टर, एक पेशेंट का इलाज करना है, और किसी पेशेंट को इलाज करने के टाइम पे तुम अगर गलती कर दिए, सोचो क्या होगा उसके जीवन में। समझ रहे हो? एक बच्चा अगर डॉक्टर किसी तरीके से बन भी गया मान लो, और उसको कोई पेशेंट मिल गया, और उस पेशेंट के घर में सोचो 10 आदमी हो जिसका परिवार वही आदमी चलाता हो, और उसको तुमने गलती से ट्रीट करके उसको निपटा दिया, सोचो उस बेचारे के घर में क्या होगा। थिंक अबाउट दिस कि एक डॉक्टर से इतना सा भी गलती एक्सपेक्टेड ही नहीं है। जब इतना सा भी गलती एक डॉक्टर से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो एग्जाम भी वैसे ही अटेम्प्ट करने की तरीका से सोचो ना, है कि नहीं? जब एग्जाम भी वैसे अटेम्प्ट करोगे, वैसे ही मेंटलिटी बनाओगे, वैसे ही अपने एक्टिविटी में लाओगे हर एक चीज को, तो इतना बढ़िया बनोगे तुम लोग कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कोई चीज आता है या नहीं आता है, उसको छोड़ना इज अ डिफरेंट थिंग। तुम छोड़ सकते हो, मान लो कोई पेशेंट आया नहीं ट्रीट कर पा रहे हो, तो तुम किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर कर सकते हो, या तुम दूसरे का हेल्प ले सकते हो। लेकिन तुम गलत ट्रीट अगर कर दिए तो क्या होगा सोचो। तो ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन समथिंग डिफरेंट होता है। क्या पता तुम ऐसे सिचुएशन में आ जाओ जहां एक ही डॉक्टर हो इस दुनिया में, आसपास कोई डॉक्टर ही ना हो, तुम ही अवेलेबल, तब तो करना ही पड़ेगा ट्रीट, क्या कर सकते हैं। लेकिन तब भी अच्छा बन के रहोगे तो अच्छा करोगे, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। सब लोग, क्रिश, प्रियांशु, अनन्या, यस, नंदिता, सब लोगों को मेरा बात समझ में आ गया? तो जल्दी से थम्स अप करो और अपन स्टार्ट करते हैं। यस, आशु, मेगा, एवरीवन ओके? देन गिव मी अ थम्स अप। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, तो आज हम लोग सेकंड क्लास ले रहे हैं अपने बैच का, यूनिट्स मेजरमेंट का, और सेकंड क्लास में हम लोग खूब सारा चीज करने वाले हैं। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो जल्दी से फटाफट से चैट कर दो। अनन्या, प्रियांशु, क्रिश, अतुल, नंदिता, एवरीवन ओके? यस, ग्रेट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था सर? आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा दिया था सर। ओके, आज क्या क्या करेंगे? आज यूनिट्स के आगे डायमेंशंस की बात करेंगे। आज डायमेंशंस की बात करेंगे, और आज तुम्हें एक जबरदस्त चीज सिखाऊंगा, डायमेंशंस। आज तुम्हें एक जबरदस्त चीज सिखाऊंगा। देखो, इस दुनिया में मैंने कल बताया था यूनिट्स, तो मैंने बताया था 4 तरीके का यूनिट होता है ना? तुम्हें तो 1-2 क्वेश्चंस फटाफट पहले कर लो, तो एक दो वार्म अप सेशन कर लेते हैं। मैं कल यहाँ पे था, मैंने 2 चीज सिखाया था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 चीज होता है, जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करे वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो सब पे डिपेंड, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या ये याद है तुम लोगों को? बिल्कुल फटाफट से बताते चलो। यस सर, हाँ।
यस, ऐसे थम्स अप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, तो फटाफट मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो 7 है। इसका नाम मैंने बताया था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। और इस सब को मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो भी मैंने बताया था। लेंथ को मीटर में यूज करते हैं, है ना, टाइम को सेकंड में यूज करते हैं, है ना, उसके बाद मास को केजी में यूज करते हैं। ये सब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। ऑल्दो हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है। वो सब आउटडेटेड है, नहीं है जरूरत उसका कुछ भी, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 3 चीज मेजर होता है। कौन कौन सा चीज? लेंथ, मास, टाइम वहां पे। और क्या क्या होता है? सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड, और तीसरा एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो एमकेएस का ही एक्सटेंशन एसआई में किया गया, वहां पे 3 ही थे और यहाँ पे 7 है। तक यहां तक कल हमने क्लियर किया था। चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। अब तुम लोगों को एक बढ़िया चीज बताऊंगा, उसके बाद हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2 चीज और है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है बेटा। 2 क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। ये कौन कौन से हैं सर? एक हम लोग एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। इसके बारे में पहले समझेंगे। देखो, जैसे कोई आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क। जानते हो तुम लोग, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। अब देखो ध्यान से, यह आर्क, आर्क में क्या होता है? कोई भी कैसा भी बना लो, ऐसे बना लो, ये भी है आर्क, ये भी इवन आर्क ही है। ये एक आर्क है जो कि सेमी सर्कल की तरह है ना, एंड सो ऑन, ये सब आर्क है। तो जब आप प्लेन की बात करते हो, प्लेन की, तो ये है एक प्लेन, ये बोर्ड का एक प्लेन है। ये समझ में आता है तुम लोगों को? बोर्ड का एक प्लेन। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्पेस और प्लेन, वैसे तो ये काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे, लेकिन जो चीज मैं बोल रहा हूं वो समझाना मेरा काम है, इसलिए बोल देता हूं। जैसे मान लो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक प्लेन को कंटेन कर रहा है जो बोर्ड के प्लेन में है। और एक तीसरा एक्सिस जो यहां से मैं इंडिकेट करूं, ऐसे यहां पे नहीं दिखा सकता, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये जेड एक्सिस हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखो, मैं जब भी बोलूं प्लेन, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यहां कोई ना कोई 2 एक्सिस एसोसिएटेड होगा। या तो एक्स और वाई होगा तो ये होगा, वाई और जेड होगा तो जेड इधर है, वाई इधर है, ये वाला प्लेन होगा। देख रहे हो, यहां पे एक बोर्ड रख दो, कॉपी रख दो। एक्स और जेड होगा तो ये वाला प्लेन होगा, देख रहे हो, है ना? सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस, आंसू क्लियर है? तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस से कितने प्लेन बनेंगे? एक ये बनेगा और इसके पीछे भी बनेगा, निगेटिव वाला भी, है कि नहीं? एक ये बनेगा और एक नीचे वाला जो होगा वो भी बनेगा। तो टोटल एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ 3 और 3 उल्टे में। तो कितने बनेंगे प्लेन? 6 प्लेन बन जाएगा, है ना? सब लोगों को क्लियर हो रहा है फटाफट से? यस सर, वेरी गुड। तो बहुत ही बढ़िया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये वहां पे जब तुम देखोगे तो ये एक आर्क है, आर्क इस बोर्ड के प्लेन में है। तो एक आर्क हमेशा इन दोनों पॉइंट से जब बनाता है, इसे बोलते हैं क्या? एंगल। इसे क्या बोलते हैं? एंगल। इसे क्या बोलते हैं? एंगल। ओके, चलो, आर्क से हमेशा क्या बनता है? एंगल बनता है। आ जाओ जल्दी से। और अगर तुम लोगों को चाहिए सॉलिड एंगल, यह है एंगल, यह एक एंगल है, एंगल। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। देखो बीच बीच में मैं कुछ कुछ चीज पढ़ाई जा रहा हूं, ये काफी काम का है। और ये है रेडियस। ये जो थीटा होता है, थीटा एंगल, ये क्या होता है? ये होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। और मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाऊंगा कैलकुलस में कि स्मॉल एंगल के लिए डी वर्ड यूज करते हैं, अभी याद रखना है, स्मॉल एंगल के लिए डी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल एंगल के लिए डी वर्ड यूज करते हैं, तो क्या होगा? ये डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर, डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर। या फिर डीएल को, इसको, ये आर्क लेंथ को अभी मैं एल से डिनोट कर दिया। सपोज को बहुत छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल, मतलब इसका छुटकी सा बना देता हूं, चलो देखो ऐसे बना देता हूं, एकदम छोटा सा, ऐसे, ये देखो एकदम छोटा सा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। ये एंगल, ये एंगल को स्मॉल एंगल बोल दिया मैंने, डी थीटा। ये वाला लेंथ को मैंने स्मॉल लेंथ बोल दिया, तो डीएल बोल दो, डीएक्स बोल दो, जो मन करे बोल दो, लेकिन रेडियस तो वही है, आर ही, है ना? रेडियस तो जो सर्कल का रेडियस होगा वही होगा। क्लियर है बेटा? तो ऐसे सिचुएशन में और ऐसे सिचुएशन में बस डी का डिफरेंस होता है। फॉर स्मॉल एंगल वी यूज अ टर्म डी, स्मॉल डी।
ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को। तो ये हो गया एंगल। देखो एंगल में क्या है, एक लेंथ है और एक रेडियस है। तो ये जो चीज है ना, लेंथ और रेडियस, लेंथ को भी दुनिया मीटर में ही यूज करती है, रेडियस को भी दुनिया मीटर में ही यूज करती है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये जो एंगल है इसका कोई, अभी हम पढ़ने वाले हैं एक चीज, डायमेंशन क्या होता है वो नहीं होता, क्योंकि रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये रेशियो हो गया, लेकिन यूनिट है इसका। तो इसका यूनिट कौन सा है, इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। तो इसीलिए एक चीज हो गया एंगल, जिसको कि हमने बताया तुम्हें क्या, इसको रेडियन में मेजर करते हैं, ये याद रखना है हमेशा। किस चीज में मेजर करते हैं, रेडियन में। तो इसको प्लेन एंगल मैंने नाम दिया, रेडियन। और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब क्वेश्चन है सॉलिड एंगल कैसे बनेगा सर। प्लेन एंगल के लिए आर्क बनता है और सॉलिड एंगल के लिए एरिया बनता है। एरिया से सॉलिड एंगल बनता है। जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम बनाओ, देखो ऊपर में एक सर्कल होता है। अब तुमको एक्स्ट्रा आइसक्रीम वाला दे देता है वो अलग बात है, लेकिन मान के चलो कि तुम्हें उतना ही आइसक्रीम मिला है जितना ये कॉर्नेटो वाला तुम खाए जा रहे हो आइसक्रीम। तो ऊपर में एक सर्कुलर सा बना रहता है ना। तो ये एरिया है देखो, और इसके हर एक पॉइंट को तुम नीचे तक पॉइंट करो, यहां से ऐसे करो, यहां से ऐसे करो, यहां से ऐसे करो, ये आगे वाला पॉइंट है, देखो आगे फ्रंट वाला पॉइंट है, इसीलिए सॉलिड लाइन से मैंने बना दिया। अब इसके पीछे ये भी तो है, ऐसे होता है ना, होता है ना, ऐसे फील कर पा रहे हो तुम लोग, बोलो नंदिता, प्रियांशु, अनन्या, सारे लोग, अनवी, आ रहा है समझ में, सब लोगों को समझ आ रहा है, यस, यहाँ पे क्लियर है। तुम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोल दिया करो ताकि हमें पता चल जाएगा। प्रियांशु, अनन्या, क्रिश, नंदिता, थोड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए हाँ सब सही चल रहा है जीवन में, सब ओके है बेटा। जल्दी से फटाफट से बोल दिया करो, क्योंकि तुम लोग दिखते नहीं हो ना ऐप के अंदर में। ओके, यस, प्रियांशु बोल रहा है यस सर, नंदिता बोल रही है यस सर, ओके ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अनन्या, तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, यस। तो ना तुम लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो कॉर्नेटो वाला है उसका फ्रंट वाला फेस ऐसा है और उसके बैक में कैसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। तो ये बैक वाले को अगर मैं ऐसे डॉट 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 से मिलाऊं, थोड़ा सा खिचड़ी पकड़ा है, तुम लोग टेंशन मत लेना, तो देखो क्या बनेगा। यहां पे ये आगे वाला और ये पीछे वाला, ये सब बना के इस जगह पे वो जो कॉर्नेटो खाते हो उसके बीच में यहां पे देखोगे तो ऐसे करके एक एंगल बनता है, देख रहे हो, फील आ रहा है तुम लोगों को, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये जो बनता है इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये वो लास्ट वाला खाने के लिए तुम लोगों को लगता है चलो खाने को मिल जाए, है ना, लास्ट वाला आइसक्रीम बहुत मजेदार है, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे ये वाला। तो इसको बोलते हैं ओमेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये भी वैसा ही कुछ है, एंगल होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है, ये लेंथ और रेडियस का खेल है। तो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया, इस एरिया को किसी चीज से डिनोट कर दो, ए से डिनोट कर देता हूं मैं, या फिर स्मॉल के लिए डी ओमेगा लिखूंगा तो डी लिख दूंगा, और ये वाला आर लिख देता हूं मैं, आर आर। तो ये जो सॉलिड एंगल है ओमेगा, ये होता है ए बाय आर स्क्वायर। तो अब जब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ये दोनों नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एंगल और सॉलिड एंगल अभी तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन, इसको स्टेरेडियन पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज तुम लोगों को याद होना चाहिए। सब लोगों को पूरा बात समझ में आ गया तो जल्दी से इसको छाप लो, फटाफट से छाप लो, फटाफट से सारे लोग, प्रियांशु, सब लोग, यस, नंदिता, अनन्या, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में बता दीजिए, बताइए, अनन्या बोलिए, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्लियर है, यस अनवी, जल्दी से रिवीजन कर लो। देखो मैंने क्या बताया है, मैंने अभी यही बताया है कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे वो तो ठीक है, कल ये पढ़ा ही दिया था, लेकिन अब 2 और यूनिट्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास प्लेन एंगल बेटा और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल बनता है आर्क से और सॉलिड एंगल बनता है एरिया से, ठीक है। अनवी ऑल ओके, तो थम्स अप कर दीजिए। तो
जब हम एंगल का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। स्मॉल के लिए डी वर्ड यूज करते हैं, तो प्लेन एंगल के लिए आर्क बनता है जो हम लोग बचपन में पढ़ते हुए हैं। बट सॉलिड एंगल अगर तुम्हें करना है, सॉलिड एंगल तुम्हें करना है तो ये हो जाएगा एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, डन है। जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो, सब लोग उतार लिए हो। अब इसका मैं 3-4 चीज करता हूं। तुम लोग म्यूट कर पा रहे हो ना? चलो, यस सर, क्लियर। अनन्या, अच्छा समझ आ गया। ओके क्रिश सर, प्लीज एक्स वाई जेड एक्सिस वाला प्लीज। ओके, एक्सिस मैं बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस मैं बता दे रहा हूं। देखो, प्लेन को समझा रहा था मैं, प्लेन को। तो यहां पे देखो, ये जो है ना, अपने पास कितने एक्सिस है? 3 एक्सिस है, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला। एक्स वाला इधर मान लो इस हाथ में है, वाई वाला मान लो ऊपर है, जेड वाला तेरी आंखों में है, ऐसे मान लो तेरी आंखों में ऐसे जाए जा रहा है, तो ये है जेड। अब मैंने बोला कि प्लेन, जब भी मैं वर्ड यूज करूं प्लेन, ये हमेशा दो ही किसी एक्सिस को कंटेन करेगा। प्लेन ऑलवेज दो एंगल को कंटेन करेगा। प्लेन हमेशा क्या करेगा, जल्दी बताओ? 2 एंगल्स, ओनली 2 डायमेंशन होता है ये। या तो एक्स वाई होगा, ओके सर, या वाई जेड होगा, ओके सर, या जेड एक्स होगा, ओके सर। अब जेड वाई या वाई जेड बात बराबर है, एक्स वाई या वाई जेड बात बराबर है, समझ ही गए हो तुम लोग। ये 3 हो गया। तो ये एक्स के पीछे में माइनस एक्स भी तो होता है, हाँ सर। वाई के नीचे माइनस वाई भी तो होता है, हाँ सर। ये जेड तो तेरी आंखों में है, ये मैं बना नहीं सकता, तो अंदर की तरफ एक माइनस जेड भी तो है। तो एक प्लेन ये है, देखो यहां पे मैंने एक प्लेन बना दिया। यस सर, ओके, गॉट इट, दिस इज वन ऑफ द प्लेन। ओके, अब ये एक प्लेन है, सामने दिख गया, बोर्ड में बना हुआ है तो बहुत सुंदर दिख गया तुम्हें, लेकिन बाकी प्लेन तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसे विजुअलाइज करना है, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ आया बेटा? बाकी प्लेन तुम्हें दिख नहीं रहा है ना? तो देखो, ये एक्स है और ये जेड है ना? तो यहां पे सोचो, यहां पे एक चीज रख, दिख रहा है तुम्हें? ऐसे ही एक्स और यहां जेड से ऐसे एक मिलाते जाओ, यहां पे ऐसे, तो एक प्लेन यहां बन जाएगा। दिस इज वन ऑफ द प्लेन। जैसे मान लो कि मैं यहां से कोई बॉल को फेंकूंगा तो इस प्लेन से टकरा जाएगा, वो है कि नहीं? फील करो इसको, महसूस करो। फिर एक प्लेन ऐसे देखो, यहाँ पे ये जेड है, ये वाई है, तो यहाँ पे सोचो एक खड़ा हुआ है कोई वॉल की तरह। मान लो मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो लेफ्ट साइड वाला वॉल है, मान लो ये, है कि नहीं? इधर से कोई आएगा तो टकरा जाएगा उससे। इसको फील करना बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। और इवन डॉक्टर बनोगे तो विजुअलाइज ही करना पड़ेगा तुम्हें। हर एक का पेट चीर के थोड़ी देखोगे कि पेट के अंदर क्या है, थोड़ा समझना भी पड़ेगा, विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये प्लेन वाली बात है। तो क्या ये बात क्लियर हुआ बेटा? अब मैं क्या बोल रहा था कि ये एक प्लेन है, यहां एक प्लेन है, यहां एक प्लेन है, ये 3 मैंने दिखाया, लेकिन दूसरे एक्सिस को एसोसिएटेड करके एक और प्लेन बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट प्लेन। प्लेन कंटेन्स ऑलवेज 2 डायमेंशंस। अब मैं बात करूंगा स्पेस का, बाकी चीज का, तो वो काइनेमेटिक्स में करेंगे, अभी फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन जुड़ता रहेगा, ठीक है? लेकिन 2 चीज इंपॉर्टेंट था तुम्हें बताना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंगल। अब एक चीज और सीख लो तुरंत से। जैसे मान लो कि तुम लोगों को मैं बोलूं कि कोई रेडियस है, कोई रेडियस है, मान लो मैंने बोला तुम लोगों को, कुछ भी वैल्यू दे दिया, ये वाला कुछ लेंथ दे दिया, तो तुम एंगल बता दोगे, 30 डिग्री का एंगल बना या 45 डिग्री का एंगल बना, ये सब बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं अगर पूछूं कि एरिया अगर मैं तुम्हें दे दूं एक स्फेयर का, स्फेयर का एरिया कितना होता है जिसका रेडियस आर है? बताओ तो, स्फेयर का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ स्फेयर, कोई बच्चा बताओ। नहीं पता तुम लोगों को? एरिया ऑफ हॉलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर बात बराबर है?
नहीं पता तो आज के बाद से याद रखना, वैसे बेसिक मैथ्स में मैं लिख देता हूं 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर कितने का सॉलिड एंगल बनाएगा, तो ये सब बात, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता दिया वो याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो बता दिया वो याद रखना है। अगर तुम मेरा बात मान लिए तो तुम सब इसी साल डॉक्टर बन जाओगे। अब उसको याद रखने में तुमको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, खून जलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये बना ही नहीं पा रहा था तभी से। चलो तुम लोग को फील आ रहा है? मैं स्फीयर बना रहा था। हाँ सर, चलो चलो। अब ये स्फीयर कितने का सॉलिड एंगल बनाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। स्फीयर का सॉलिड एंगल बताओ। सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं स्फीयर का। तो मैंने क्या सिखाया अभी? एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया कितना है इसका, अगर इसका रेडियस मान लो आर है तो सर एरिया इसका डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है आर स्क्वायर। यस, तो आज के बाद से कोई अगर दुनिया वाला तुमसे पूछता है कि स्फीयर कितने का सॉलिड एंगल बनाता है तो क्या आंसर आएगा? 4 पाई। नंदिता, अनन्या, क्रिश, अतुल, सबको ये वाला बात समझ में आ गया? अनवी, मेघा, आर्यन, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो। यस सर, डन। आज के बाद ये चीज एकदम याद रखेंगे। चलो प्रियांशु ऑल ओके, क्रिश ऑल ओके, नंदिता जल्दी से बता दो, अनन्या, सब लोग फटाफट से चैट पे बोलो, हम सब करो जल्दी से। तुम लोग थोड़ा लेट रिप्लाई करते हो मुझे ऐप पे, ऐसा क्यों? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, ये वाला चीज आज के बाद से याद रखना है कि स्फीयर जो होगा वो 4 पाई का सॉलिड एंगल बनाएगा। चलो अब यहां पे काम हो गया खत्म हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो चीज सीख लिए सर, प्लेन एंगल भी सीख लिए, सॉलिड एंगल भी सीख लिए, ये दोनों भी सीख लिए। अब हमने बात करी थी दो चीज का, जैसे एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है ना, और दूसरा है क्या डिराइव्ड क्वांटिटी। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. नहीं, बहुत सारे लोग ऐप पे भी है ना, तो ऐप पे ना रिस्पॉन्ड बच्चा लोग करने में थोड़ा लेट करता है ना, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। एक सेकंड रुको। हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल? सब सही चल रहा है ना? एक मिनट चेक कर लेने दो मुझे। एक सेकंड रुकना बस। चलो, हेलो बेटा, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। चलो, तुम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्या? सब लोग कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? चलो, हेलो बेटा, सब लोगों को ठीक है। आ जाओ। तो अब हम लोग यहां तक कंप्लीट करने के बाद आगे क्या देख रहे थे कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए ऐसे क्वांटिटी जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो इसको हमने क्या क्या बताया है जल्दी से देखो। अब ये सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो 11th क्लास 12th क्लास पास करके आए हैं, तो थोड़ा इसमें मैं जल्दी करूंगा, ठीक है ना।
बस ये फॉर्मूला है। जैसे मान लो फटाफट से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये चीज हमें आना चाहिए। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम्हें ये पता चले कि वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एक्स कोई बोल सकता है, और टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे मैं बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है, इस तरीके से। जैसे मान लो वर्क, तो वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, तुम लोगों को पता है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर तुम इसको क्लियरली देखने वाले हो तो फिर से देखो, ये मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फिर देखो वेलोसिटी, ये मास पे डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पे डिपेंड करता है, एक और टाइम यहाँ का आ गया, ये वाला एक्स यहाँ पे आ गया। अंत में तुमने क्या देखा कि ये जितनी भी क्वांटिटी है, इसमें कल मैंने डेफिनेशन लिखा था, यही वाला जो मैं आज तुम लोगों को दिखाया भी था, कि डिराइव्ड क्वांटिटीज which is derived from more than one fundamental quantities। तो मोर देन वन होना चाहिए, वन होगा तो इटसेल्फ फंडामेंटल ही हो जाएगा। तो देखो इन सब में मोर देन वन है, एक्स है, टी है, दो है कम से कम, या एम है, एक्स है, टी है। अच्छा, अब ये एक्स टी ये सब क्या करे जा रहे हो सर, ये जो 7 मैंने बताया ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज करूंगा। जैसे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक्स यूज कर लूंगा, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एम यूज कर लूंगा, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं टी यूज कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है इस तरीके से, ये सिंबल स्टैंडर्ड है। जनरली मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब यूज करता हूँ, एक्स यूज करूंगा या एस यूज करूंगा, कभी स्मॉल एम या कैपिटल एम यूज कर सकता हूँ, टाइम के लिए भी स्मॉल टी या कैपिटल टी यूज कर सकता हूँ, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज कर सकते हैं, के यूज कर लूंगा मैं। ये सब जनरली यूज ही नहीं होता। करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मोल ही है, तुम लोगों को पता है, MOL ही यूज होगा। लेकिन ये कभी पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे ना, एक दो जगह यूज होगा, लेकिन जानना तो सारा है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर स्टैंडर्ड है। लुमिनस इंटेंसिटी कभी जीवन में ही यूज नहीं होगा, लेकिन कैंडेला यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा न्यूमेरिकल में, ये जो मैंने लिखा है इसको कॉपी कर लो। तो मैं लिख दूं एस तो समझ जाना लेंथ की बात कर रहा है, मैं लिख दूं एस तो समझ जाना लेंथ की बात कर रहा है। मैसेज ले जाता है आपके पास हम लोगों का। अच्छा ओके नंदिता, समझ में आ गया बेटा। प्रियांशु यस, किशियस ओके, चलिए ग्रेट, थैंक यू। तो अब यहां तक हम लोगों को पूरा बात क्लियर कट समझ में आ गया है कि सर आप लेंथ को यूज करोगे एक्स या एस, मास को यूज करोगे एम या एम, टाइम को यूज करोगे टी या टी, केल्विन के मोल ए एम्पियर ई, कैंडेला CD ही यूज करूंगा इसको, और कुछ नहीं यूज करूंगा। तो ये मेरा जनरल यूज करने का तरीका है, इससे बहुत फास्टर बनेंगे। अभी तुम्हें देखना, तुम्हें एकदम भयानक समझ में आएगा, ओ भाई इतना स्पीड हम कर सकते हैं क्या, अभी देखना एकदम मजा ही आने वाला है। तो तगड़ा स्पीड पकड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे उसी चीज को मैं क्या कर रहा था कि देखो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है बेटा, वेलोसिटी है तो ये एक्स और टी पे डिपेंड करेगा। तो तुम लोगों को जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी एक्स टी याद होना चाहिए, तुम लोगों को बोलूं मैं एक्सेलरेशन v/t याद होना चाहिए। इसमें रत्ती भर भी समय नहीं लगना चाहिए। अब ये याद कैसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करके। इसका एक ही तरीका है, ऐसा नहीं कि रटिफिकेशन कर रहे हैं, हाँ एक दो बार लिख लिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद करने में दिक्कत होती है, एक बार में याद नहीं हुआ तो तुम 10 बार लिख लो फिर, लेकिन अंत में तुम्हें याद होना चाहिए। जो पढ़ा दिया वो याद होना चाहिए, एकदम फटाफट निकलना चाहिए, उसमें जरा सा भी सेकंड नहीं लगना चाहिए। वर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बस सर, तो ये फोर्स को एम ए कहते हैं, ये एक्स हो गया, ये एकदम याद होना चाहिए। वैसे धीरे धीरे जितनी बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, हो जाएगा याद। इस चैप्टर में थोड़ा सा कम भी होगा, लेकिन पूरा पूरा फिजिक्स का ही तो ये चैप्टर में समरी है ना, सारे चीज का यूनिट डायमेंशन। लेकिन ये जो तरीका हम तुम्हें सिखा रहे हैं, इससे बहुत स्पीड अप होंगे हम। तो हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज खूब सारे सीख लिए, तो और सीखो। अब वेलोसिटी है तो मैं फटाफट लिखूंगा x/t, एक्सेलरेशन है मैं फटाफट लिखूंगा v/t, v को लिखूंगा x/t। तो ये मैं आज होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, इसको तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, फिर से इसको ढक लेना। तो ये PDF तुम लोगों को, अच्छा PDF का नोट्स तुम लोगों को अपलोड होता है, कहां पे अपलोड होता है, लेक्चर में जाना, वहां पे बगल में देखना रहता है लेक्चर नोट्स, तो उसको क्लिक करना तो तुम्हें लेक्चर नोट्स दिख जाएगा, ठीक है। और क्विज के फॉर्मेट में तुम टेस्ट दे देना और तुमको PDF भी भेजेंगे, ऐप पे ही आ जाएगा, ठीक है।
चलो, जैसे फोर्स है तो फोर्स तुम लोगों को पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को तो क्या ही लिखोगे, मास ही लिखोगे। एक्सेलरेशन को बता दिया मैंने, v बाई टी लिखना है। फिर तुम्हें मास लिख दिया, v बाई टी को मैंने बताया अभी, ये x बाई टी होगा, और एक t पहले से है तो टी स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये देखो अब मजा आने वाला है, अभी देखना तगड़ा गेम होने वाला है। ये ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, डायमेंशन पढ़ाए जा रहा हूं, तुम लोगों को देखना अभी खतरनाक डेंजर काम करेंगे। वर्क है तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा ma इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, और फोर्स को तुम्हें एक बार लिख लिया ना तो बार बार नहीं बोलूंगा, mx बाई टी स्क्वायर होता है, याद रखना है। क्या फोर्स के बदले सर ने बता दिया है mx बाई टी स्क्वायर होता है, और एक x तो पहले से भी है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है? हाँ आशु, स्पीड ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, पहले भी पढ़ चुके हैं आपके लेक्चर से। हाँ तो दोबारा रिवीजन कर रहा है, सही बोल रहा है। ओके, हाँ प्रियांशु, नंदिता, क्रिश, सब लोगों को पूरा बात समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता देना बेटा। यस सर, ये एकदम से सर है। अब देखो एक बेहतरीन चीज तुम लोगों को सिखाता हूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो इस दुनिया में कोई भी जो एनर्जी है उन सब का यूनिट, उन सब का, अभी डायमेंशन तो बोलने से रुक गए हमें, अभी डायमेंशन पढ़ाने वाला हूं तब डायमेंशन बोलूंगा, सब सेम होता है, ये अभी डायमेंशन पढ़ाने के बाद बोलूंगा। लेकिन क्या तुम्हें कभी भी अगर समझ में आए डिराइव्ड क्वांटिटी, तो क्या तुम समझ गए कि ये 2 पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 पे डिपेंड कर रहा है, ये 1 2 3 पे डिपेंड कर रहा है, ये 1 2 3 पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी है, या हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और v है x और t, तो हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ये भी 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या इस तरीके से ये वाला चीज क्लियर हो गया? तो जल्दी से थम्स अप करो सारे लोग, क्विक, यस सर। अनन्या सर फिर से बता दीजिए प्लीज। क्या फिर से बताऊं? बोल बेटा, कहां पे दिक्कत हो रही है? डिराइव्ड क्वांटिटी में मैं क्या बोल रहा हूं कि इधर देखो कि एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है। अब ये ना फॉर्मूला है बेटा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। कैसे पता चलेगा सर? 11th क्लास का जैसे ही अभी फिजिक्स चालू किए हैं ना, काइनेमेटिक्स, उसमें पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम कहां से लिख दिया आपने सर? ये भी हमें पता चलेगा, अभी चैप्टर आगे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो ये बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन फिर से पढ़ाएंगे। कहां पे सर? अभी वर्क वाले चैप्टर में। तो ये आना चाहिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स का जो चैप्टर है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ? तो ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। अभी 2-4 बार लिख लीजिएगा जो जो बताते जा रहा हूं। अब कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बोल सकते हो। ये तो कल बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, जैसे कि लेंथ। लेंथ दुनिया में अलग है, बिल्कुल किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मास किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसको हमारे साइंटिस्ट ने स्पेसिफिकली आइडेंटिटी दे दिया इसको कि तुम यूनिक हो, तुम्हें दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे क्वांटिटीज जो किसी भी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करे वो फंडामेंटल। ये तो कल पढ़ाया था आपने, कल का लेक्चर नहीं देखा था? लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, उसको टी या के कुछ भी की चीज से यूज कर सकते हो। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, फिर तुमको बताया करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर, है ना। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये हमने बताया था कितने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। बाकी दुनिया में कोई भी जो क्वांटिटी है वो इस पे डिपेंड करेगा। उसमें जो बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये डोनेशन नोटेशन की बात कर रहे हो क्या? ये तो ऐसे ही मैं यूज करता हूं, लेंथ को x से, मास को m से, टाइम को t से, टेम्परेचर को k से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ये ऐसे ही है, वैसे ही है सब कुछ, बस थोड़ा जल्दी करने के लिए x और s यूज कर देते हैं। जनरल यही तो लिखते हैं लेंथ को। ये बोल रही हो क्या? अच्छा, यूनिट्स लिखा था। ओके चलो, अब क्लियर हो गया अनन्या? आगे बढ़े बेटा, डन है।
जल्दी से बता दो। ओके बेटा, चलो। और जरा भी डाउट मत रखना, डाउट रखोगे हमें डाउट बताने में मुश्किल से कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 30 सेकेंड 10 सेकेंड में हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा टाइम खराब हो जाएगा सारा का सारा दिन, परेशान रहोगे कि हमें समझ आया नहीं आया, ये हुआ। तो कभी भी अपने डाउट्स मत रखना और कभी किसी के बारे में मत सोचना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। सारे डॉक्टर बन जाओगे तब सब बहुत मजा आएगा। कभी डाउट मत रखना अपने अंदर, बोलना मुंह से फटाफट। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे डाउट्स बताऊंगा, तो तुम्हें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, तुम्हें पढ़ना मुझसे है और पूछना मुझसे है। मुझे जब दिक्कत ही नहीं है तो किस बात का टेंशन है कि नहीं। चलो, सब लोग एकदम मस्ती में चल रहे हैं, बढ़िया। अब आ जाओ जल्दी से, अब टाइम पे आते हैं। अब सर ये तो बात यूनिट्स का हुआ, ये तो बात डिराइव्ड क्वांटिटी का हुआ, वैसे ही आप तो पूरा बरसात कर रखे हो। हाँ, अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क है, पावर है, मोमेंटम है, इंपल्स है, ये सब मैं फॉर्मूला लिखूंगा अभी और तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो तुम लोगों का काम है उसे 10 बार लिखना, ठीक है। अब इसमें तो कुछ है नहीं। जैसे टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, किसी चीज को घुमाने में यूज होता है। जैसे मुझे इसको घुमाना है तो फोर्स से मैं खींच सकता हूं, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है, लेकिन ये टॉर्क लगाया तभी ये रोटेशन पैदा हुआ। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो अभी तुम लोगों का टाइम पास नहीं करवाऊंगा, ये सब मैं बता देता हूं, लेकिन इसको तुम लोग नोट से उतारना, अभी उतारने में टाइम वेस्ट मत करो, ये नोट से उतारना घर में। पावर होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क अभी सिखा दिया, टाइम अभी सिखा दिया। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। और चेंज है तो mv में चेंज, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो ये हो गया m इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। और ये जनरली क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो ये सब रट्टा मारना है क्या, नहीं मारना है रट्टा, लेकिन आना है, आएगा तभी होगा। बोल रहे हो रट्टा भी नहीं मारना है, आना भी है, ये तो बड़ा ही बेकार सा बात हो गया। नहीं, 2-4 बार लिखोगे तो आप याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स में आता जाएगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरीके का होता है। तो फिलहाल मैं अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो mgh हो जाएगा। ये आना बहुत जरूरी है, ये नहीं आएगा तो तुम नहीं लिख पाओगे फॉर्मूला और डायमेंशन, फिर तो रटते रह जाओगे। तो इसीलिए ये सब मैंने बोल के दिया। जैसे एंगल है, अभी बता दिया थीटा होता है L/R। अब एक नया चीज होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है, देखो कोई भी एरिया है और फोर्स पैदा कर दिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। और जैसे मान लो ये लेंथ है, अब ये लेंथ है मान लो, और इस लेंथ में मैंने क्या किया, यहां से तुमको बोला यहां से खींचना शुरू करो, F फोर्स लगाओ, इसका एरिया A है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब तुम देखोगे, एटॉमिक लेवल पे, तो खींचोगे ना तो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। पहले लेंथ L था, तो अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ खींचने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया, और ये लेंथ भी थोड़ा सा घट गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जो चीज है, ये थोड़ा सा जो बढ़ा, इसको बोलते हैं डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन होता है कि कहीं पे अगर तुम फोर्स लगाते हो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, तो ये लेंथ में, जैसे कि मान लो रबर वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा था मैं आयरन स्टील वगैरह यूज करना चाह रहा था। तो कभी देखे हो तुम लोग, बहुत ऐसे ऐसे कोई रॉड है और बहुत हैवी आदमी पकड़ के ऐसे जाए तो वो बेंड हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, जबकि उतना ही स्पेस होता है। वैसे ही अगर रॉड को ऐसे खींचा जाए ना, तो वो रॉड भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर है, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे फोर्स लगाने से लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि तुम्हें दिखता ही नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है। तो लेंथ में इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो आज के बाद से तुम याद रखना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है ये। डेल्टा किसको इंडिकेट करेगा हमेशा, चेंज को। डेल्टा किसे इंडिकेट करेगा हमेशा, चेंज को। अब मैं आगे लेंथ दे दिया तो तुम लिखोगे चेंज इन लेंथ। आगे मैंने P लिख दिया, P मतलब मोमेंटम, तो डेल्टा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। देख रहे हो तुम लोग तेज होते जा रहे हो। अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 तरीके का होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस।
अब इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा तो फिजिक्स हो जाएगा नया चैप्टर का, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन, समझ रहे हो। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन दोनों का रेशियो होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब लेंथ की बात करोगे तो यंग मॉडुलस यूज होता है लेंथ में। वॉल्यूम की बात करोगे तो बल्क मॉडुलस यूज होता है, और शेयर मॉडुलस यूज होता है एरिया की बात करोगे तो। अब इसकी बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, अभी इतना ज्ञान काफी है कि यह है बल्क मॉडुलस, यह है शेयर मॉडुलस, और यह है यंग मॉडुलस। लेकिन यह बहुत जरूरी है आना कि 3 तरीके का सर ने बता दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये तीनों चीज हमेशा होगा, जैसे यंग मॉडुलस है तो यह होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हमेशा यही होगा। कोई भी यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बाकी चीजें चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो ये हो गया यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, याद हो गया। कितने लोग मेरे साथ हो? जल्दी से थम्स अप करो। यस क्रिश, सब सही समझ में रहा है? क्रिश वो इनटू नहीं, क्रॉस है वेक्टर क्वांटिटी का। हाँ, ये क्रॉस है वेक्टर क्वांटिटी का। प्रियांशु एकदम सही बोल रहे हो बेटा तुम। यस प्रियांशु, यू आर राइट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने जान के वर्ड यूज नहीं किया था। द रीजन इज अभी तुम लोग क्रॉस में क्यों फंसोगे, लेकिन याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेकिन इस चैप्टर में क्रॉस का रोल नहीं है। इसका हम लोग क्या करेंगे जानते हो? इस मॉडुलस ले लेंगे या आर इंटू एफ भी लिख लेंगे तो काम आ जाएगा अपने को। ये क्रॉस को हटा दिया मैंने, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर इंटू एफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वैसे क्लियर है सब लोगों को? चलो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, फटाफट समझ रहे हो। चलो बहुत सुंदर, तुम लोग तो धमाका उड़ा दोगे। अब इतना सारा फॉर्मूला सीख लिया आपने, अब इसको रिवीजन करना है। चलो अब और आ जाओ। अरे बाप रे, कितना है सर? बहुत सारे हैं, सब याद रखना है। पूरा फिजिक्स आज ही पढ़ा दूंगा क्या? टेंशन तो नहीं हो रहा है किसी को ये सब नाम सुन के? यस अनवी, क्या हाल चाल है? टेंशन तो नहीं हो रहा है नाम सुन के? नहीं? अतुल फटाफट बताओ। आवाज नहीं आ रहा है मेघा? ऑल ओके? ये सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अनवी कुछ नहीं बोल रही है इसलिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है एफ से डिनोट करते हैं या न्यू से डिनोट करते हैं। ये 1/t के बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी इस दुनिया में, इसको एंगुलर वेलोसिटी को फिलहाल समझ लो ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। और ये क्या होता है? थीटा बाय टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या होता है? जो अभी पढ़ाया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम ये एल से डिनोट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत तगड़ा चीज है। एमवीआर में लिख दिया, लेकिन ये एमवीआर होता नहीं है, इसका वेक्टर क्वांटिटी बहुत यूज होता है। एल वेक्टर जो होता है वो एम आर क्रॉस वी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही है जो अभी बोल रहा था अतुल कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसे याद रखना है। सरफेस टेंशन, और इस बार नीट का क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा पूछा था सरफेस टेंशन के ऊपर। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से फोर्स निकाला जा सकता है सरफेस टेंशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब पूछता रहता है, तो ये सब काफी चीज इस बार मैंने अभी तक बता दिया। एक ही दिन पे सारा नहीं बताऊंगा, अब आगे पढ़ते हैं, अभी बहुत सारा खजाना है हमारे पास, तो उसको बाकी कल लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बताता हूं मैं। तो ये हो गया सर यूनिट की बात। अच्छा 2-3 चीज और लिख ही देता हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे देखो ये होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है? जैसे तुम एक बॉल या कोई भी एक मास लटका दो तो स्प्रिंग खींचा जाता है, तो उसका जो लेंथ बढ़ता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग।
अब ये स्प्रिंग ना एक फोर्स लगाता है जिससे कि कोई ब्लॉक को ये रोक सकता है नीचे वाले mg को। इस फोर्स का नाम होता है k इंटू एक्स, और इस k को दुनिया बोलती है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो k क्या होगा तुम लोग बताना जरा सा, F/x। तो ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब जानते हो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन या सेम यूनिट। तो देखो फोर्स बाय लेंथ ये भी है और फोर्स बाय लेंथ ये भी है, तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम डायमेंशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कितनों को ये बात पूरा समझ में आ गया? जल्दी से लाल वाला दिल बरसाओ ऐप के ऊपर। यस क्रिश, समझ आ गया? वेरी गुड। रोहन तुम इतना लेट क्यों आए हो? रोहन तुम इतना लेट क्यों आए हो? हाँ, लेट नहीं आना है, टाइम पे आना है। चलो सबको समझ में आ गया तो फटाफट से एकदम जल्दी से लाल वाला दिल बरसा दो फटाफट से। अब देखो सरफेस एनर्जी, देखो ये भी इसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में सरफेस टेंशन में, लेकिन ये याद रखना ये एनर्जी है। तो इस दुनिया में जितने एनर्जी हैं सबका फॉर्मूला सेम होगा, जितना वेलोसिटी है सबका फॉर्मूला सेम होगा, जितना फोर्स है सबका फॉर्मूला सेम होगा। देखो कितना आसान हो जाएगा। जैसे मैं चल रहा हूं, मेरा वेलोसिटी है, धरती घूम रही है उसका वेलोसिटी है, किसी बॉल को उठा के फेंका मैंने जिससे वो एस्केप वेलोसिटी हो गया, वो वेलोसिटी है, कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है और वाइटल वेलोसिटी है। इस दुनिया में वेलोसिटी, दुनिया में कोई भी वेलोसिटी है, सबका यूनिट सेम होगा, सबका डायमेंशन सेम होगा। अब बार बार मैं वर्ड डायमेंशन यूज करने लगा हूं, तो अब आ गया समय डायमेंशन बताने का। ठीक है, कोई परेशानी है तुम लोगों को यहां तक? क्या सब ओके है? ओके। अब कुछ चीजें और थोड़ा सा सरफेस एनर्जी को डिस्क्राइब करूंगा अभी मैं, तब समझ में आएगा। रुक जाओ, इंटेंसिटी लिख देता हूं। ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस एरिया है और इसमें मान लो लाइट का मैंने यहां से लाइट दिया खूब सारा भेजना शुरू कर दिया, टक 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 टक। तो ये देखो ये कोई एरिया है और इस पे मैंने एनर्जी इंपार्ट कर दिया। हर एक लाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो ये एनर्जी दिया कुछ, मान लो ई एनर्जी दिया, टी टाइम तक दिया, और ये वाला एरिया जो यहां से यहां तक है वो ए है। तो मैं बोलूंगा मैंने कुछ इंटेंसिटी यहाँ पे भेजा, उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये सब ऐसा है कि 24/7 याद होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बात बताऊंगा, इसीलिए रोक दिया। जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन था ना यहाँ पे, इससे रिलेटेड चीज है ये, बल्क मॉडुलस से रिलेटेड, तो थोड़ा खिचड़ी ना हो जाए इसीलिए उसको रोका हूं मैं। अभी तक के लिए काफी है ये। अब आ जाओ सर सही पॉइंट पे। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ए बी सी डी, ऑप्शन बताते जल्दी फटाफट से। ऑप्शन जिसको मेजर कर सकते हो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जिसे मेजर ही नहीं कर सकते वो तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ए हो जाएगा आंसर। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड। जल्दी से बताओ ऐप पे। यस, बाकी बच्चा भी बताओ। यस, फटाफट से बताओ। अभी बताया था जो एक से दूसरे पे डिपेंड करे उसको क्या बोलोगे? यस, सब लोग बोलो। यस, वेरी गुड। आशु? सर ऑप्शन यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे सर, अभी तो पढ़ाया था आपने, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, देयर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दिया मैंने? 7। वेरी गुड, स्पीड में एकदम फटाफट से, टाइम पास है ये सब। तो क्या बोलते हो बताओ? एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन होता है v/t which depends on dash fundamental quantities। बताओ एक्सेलरेशन कितने फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सा? लेंथ एंड टाइम। यस, नॉट वेलोसिटी एंड टाइम। फंडामेंटल थोड़ी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को पहले चेंज करना है। तो इसको v को लिखना है x/t, और एक t पहले से था तो t²।
तो फंडामेंटल तक पहुंचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर दो ऐप के ऊपर। बचवी लोग एंड बचवा लोग सब लोग एकदम मस्त हो। यस सर। 2 x and t is very very important, so this is the answer. Okay sir, done. Okay now देखो चार्ज बताओ क्या है। चार्ज होता है, चार्ज बाय टाइम को बोलते हैं एम्पियर। चार्ज क्या है बताओ, व्हाट इज चार्ज? Derived quantity. बोलो सब लोग बोलो ऐप के ऊपर। यस रोहन। रोहन इतना जल्दी कैसे बोल दे रहा है? फटाफट से बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? ए इंटू टी, तो एम्पियर भी है अपना फंडामेंटल और ये भी है फंडामेंटल, तो ये दो डिराइव्ड क्वांटिटी, दो पे डिपेंड कर गया। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। बच्चों को लगता है चार्ज बाय टाइम है एम्पियर तो चार्ज होगा फंडामेंटल एंड ऑल। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए कौन से फंडामेंटल है? 7, बस तुम्हें बस 7 से मतलब है कि नहीं? यस चलो गुड। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद करूंगा। वेट करवाऊंगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको वेट करवा दिया अभी। अब आ जाओ, तुम लोगों को कल मैंने पढ़ाया था कि इस दुनिया में हम लोगों ने कुछ सोचा और हम लोगों ने बना दिया यूनिट, है ना? तो जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने वाले 7 यूनिट फंडामेंटल हो जाएंगे। तो ये बकवास सा चीज है, ज्यादा काम करनी है, तो तुम्हें समझ में आ गया। अब यूनिट कैसे सोचा लोगों ने? तो लोगों ने सबसे ऐसा सोचा कि जो मेजर करने में आसानी हो, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा पाए, जिसका कन्वर्जन हो सके एक से दूसरे में, उसको फंडामेंटल मान के एक पर्टिकुलर तरीके से मान लिया। जैसे कि मान लो कि मुझे बनाना हो 50 kg और 1 kg ऐसा होता कि उठ के दिल्ली में हमारे पास 1 kg होता। अब दुनिया पूरा इंडिया के लोग दिल्ली आके 1 kg मेजर करते तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यूनिट्स में, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसका कन्वर्जन अच्छे से एक से दूसरे में होना चाहिए। जैसे 1 kg पता है, 1 के यूनिट्स में 2, 3, 5, 10, 50 ऐसा होना चाहिए। तो यूनिट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हटाओ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानना बहुत जरूरी है। देखो यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूनिट्स का है वो ये है। देखो तुम लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखना। देखो इधर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो तुमने यूनिट बनाया उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो सुटेबल साइज में होनी चाहिए। अब मान लो 1 kg का कोई यूनिट तुमने बना लिया और 1 kg को उठा के ले जाने में 20 आदमी की जरूरत पड़ जाती तो वो किसी काम का नहीं था। फिर कोई भी आदमी 1 kg को प्रॉपर तरीके से ले जा सकता है। तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट था, तो साइज के बारे में मैंने सोचा। अब सोचो 1 kg दिल्ली में ही अवेलेबल होता, जैसे कुछ सामान होता है ना, मान लो कहीं एक जगह अवेलेबल होता है, बाकी गांव में नहीं मिलता मान लो, तब लोग बोलते क्या ही बना लिया, हम तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, बेकार हो जाता। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए यूनिट्स में, सुटेबल साइज का होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है कि नहीं? और बहुत इंपॉर्टेंट, इजीली अवेलेबल के साथ साथ रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए एट एनी प्लेस। अब अगर मान लो किसी को 1 kg से 2 kg है, तो बचपन में नहीं देखे हो गांव में वो सब्जी लेने जाते थे तो 1 kg का सब्जी नहीं मिला, किसी को 1 kg नहीं है तो एक पत्थर ही उठा के डाल दिया, बोला ये पत्थर 1 kg के बराबर है। 1 kg को इधर डाल दिया, पत्थर उधर डाल दिया, दोनों बराबर है, तो बोला ये भी 1 kg है। तो वो इजिली रिप्रोड्यूसिबल था विदाउट एनी प्लेस रिक्वायर्ड। तो वो यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक यूनिट में, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, उसके बाद साइज प्रॉपर होना चाहिए, है ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब में हमारे यूनिट्स में होना चाहिए। सब सोच के यूनिट्स बनाया गया। कभी पूछ दे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, तो तुम सारे ऐसे माथा पकड़ के ना बैठ जाओ, इसीलिए बता दे रहा हूं, क्योंकि आजकल कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी भी
डेफिनेशन भी, डेरिवेशन भी, किसी भी तरीके का। ठीक है, अब ये वाला बात जब तुम लोगों को समझ में आ गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मान लो किसी ने बोला नहीं मानूंगा मैं, अब जाओ राजा को बुला के लाओ, प्रधानमंत्री को बुला के लाओ, तब मानूंगा मैं, तब तो भाई लड़ाई हो जाता फिर कहां से मेजर होता। तो ये एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इंडिया में 1 केजी जो है वो अमेरिका जाओगे वो भी 1 केजी उतना ही मिलेगा, फ्रांस जाओगे वो भी 1 केजी उतना ही मिलेगा, जर्मनी जाओगे वो भी 1 केजी उतना ही मिलेगा। तो वो यूनिवर्सली पूरा वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, तभी ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हमने कुछ यूनिट्स बना दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे मेजरमेंट को देखते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। जैसे इंडिया में अगर 1 केजी का कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, मेजर है, साइज है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह जाए तो वो चेंज हो गया, वो एकदम फिक्स होना चाहिए। नहीं तो कोई 1 केजी देगा, कोई 1 केजी के बदले 900 ग्राम नापना शुरू कर देगा, कोई 1 केजी के बदले 750 नापना शुरू कर देगा। हमसे तो ले लिया 1 केजी, देने के टाइम वो 750 ग्राम दे देगा। अगर वेरिएबल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए यूनिट्स के। यहां तक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज सब मैं डिस्कस करता जा रहा हूं। सबको पूरा बात समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो और फटाफट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। Which of the following is a characteristics of unit? जल्दी से बताओ। ये क्या बोल रहा हूं, ब्लैक कलर का, अरे वाह रोहन तुमने, यस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या है? यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एकदम सही बात है। इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, यस। इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल, यस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऐसे नहीं एक ही ऑप्शन को पढ़ा और आंख बंद करके ए टिक करके चल दिया, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं तुम लोगों को, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन से ये सीखना था कि सारे ऑप्शंस पढ़ने। इस क्वेश्चन सब्जी तो बता ही दिया, तो कौन सा बड़ा बात है डी ऑप्शन करना। लेकिन इससे क्या लर्निंग है कि एक क्वेश्चन अगर सही लग गया तो ऐसे नहीं किसी को करके चल दिए, सारे ऑप्शंस को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं जहां पे हमें आना था और जिसकी हमें आवश्यकता थी, और वो क्या है सर? अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं होमवर्क दूंगा, खूब सारे कुछ चीज पढ़ा भी दिया हूं मैं। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट्स। जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट्स। नहीं है, कौन गलत है ऐसा पूछा है क्वेश्चन वालों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड। देखो अभी पढ़ाया था स्ट्रेस, तुम लोग भूल गए होगे, लेकिन मैं लिख देता हूं। स्ट्रेन पढ़ाया, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो ये लेंथ तो निपट गया, ये चेंज का कोई मतलब नहीं होता है फिजिक्स में। मतलब चेंज का मतलब होता है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। तो ये लेंथ ही निपट गया। अब फोर्स क्या हो गया? न्यूटन। और एरिया क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो सही लिखा हुआ है सर। सरफेस टेंशन अभी पढ़ाया मैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स किस में मेजर करोगे? न्यूटन में। ये मीटर में, ये भी सही हो गया सर। एनर्जी अभी बताया मैंने, क्या बताया? एनर्जी क्या होता है सर? ये हो गया, मान लो mgh, मान लो मैंने बताया था तुम्हें कि mgh लो या हाफ mv स्क्वायर लो, सब बात बराबर है। किसी भी चीज का एनर्जी सेम ही दिखेगा, है ना। तो हाफ का कुछ हुआ नहीं, तो m मास का हो गया kg, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। इसको ऊपर करने से पावर माइनस आ जाता है, तो मीटर का स्क्वायर सेकेंड का -2। ये है क्या लिखा हुआ? देखो नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। प्रेशर ये बताया नहीं, तो याद रखना प्रेशर भी होता है फोर्स बाय एरिया। तो आपसे कभी कोई पूछे तो प्रेशर और स्ट्रेस ये दोनों बराबर चीजें, देख रहे हो, ये भी बीच बीच में मैं सिखाते जा रहा हूँ। स्ट्रेस भी बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी बता रहा हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये याद से रखना, ये सही है। तो आंसर क्या होगा? ये गलत है, और तुम्हारे लिए यही सही है क्योंकि नॉट है लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा आंसर। कितने लोगों का आंसर सही था? जल्दी से अपने लिए ताली बजा लो। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। यस, रोहन, प्रियांशु, दो ही बच्चा। नंदिता आप आंसर क्यों नहीं कर रहे बेटा?
प्रियांशु, नंदिता, रोहन, क्रिश, सारे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? क्रिश समझ में आ रहा है बेटा सारा को सारा? जल्दी बताओ। वैसे तुमने बोला था कि मैं चैट बहुत कम देखता हूं सर। ठीक है, यस। एनर्जी को हम लोग, ये जो है ना ये वाला चीज, इसको हम लोग जूल बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको रीड कैसे करेंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जूल बोलते हैं। ठीक है, चलो यस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग आशु एंड अनवी, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, अदरवाइज कल से ऐप पे ज्वाइन कीजिएगा, यहां पे ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यस। चलो आज तो ठीक है, चलो आज तुम लोग को छोड़ देते हैं। चलो, तो ये वाला चीज सब लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, करके दिखाना तुम लोग। एक ये, अच्छा ये मैं करवाऊंगा, सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जल्दी बताओ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से निकालोगे? फॉर्मूला से, फोर्स का फॉर्मूला से। दो मास के बीच में Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद है? एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद हो गया हम लोगों को। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम लोग? यहां से g निकालेंगे, तो g क्या होगा? fr स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1m2। अब यहां से g का फॉर्मूला निकाल लीजिए जल्दी से, फटाफट आप लोग बताइए आंसर क्या है, जल्दी से क्विक सारे लोग। यस, तो f का बदले तुम लोग लिखोगे न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया केजी इंटू केजी, केजी का होल स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द आंसर, सी इज द फाइनल आंसर। डन, सब लोगों का आ गया? जल्दी से, बहुत बढ़िया बचवा। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि सब क्वेश्चन कर लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला घर में करना तुम लोग, करके आना। न्यूटन सेकेंड किसका यूनिट है? और कोई 1-2 होमवर्क दे दूं? चलो, पास्कल सेकेंड, ये सोच के आना। इसमें एक चीज बताना मेरा काम है, ये होमवर्क है, लेकिन एक चीज सोच के आना। ये जो है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी सिखा देता हूं। ये होता है ईटा, ठीक है? ये कैसे निकालेंगे सर? एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, जब कोई भी लिक्विड को पानी में डालते हैं, विस्कस लिक्विड को। देखो इधर, ये सब जो जो पढ़ा दिया वो याद होना चाहिए 24/7। तो कोई स्फेरिकल बॉडी को अगर कोई भी विस्कस लिक्विड में डालते हैं, विस्कस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो दवाई, दवाई देखो, दवाई थोड़ा गाढ़ा सा नहीं होता है, ऐसे डालोगे तो ऊपर वाला गिर जाता है। हनी, ऊपर वाला गिर जाता है, नीचे वाला वहीं रहता है, फिर तुम ऐसे हटाते हो तो थोड़ा सा बोतल में भी लग जाता है। ऐसे लिक्विड विस्कस लिक्विड है, जबकि पानी को डालोगे तो पानी सारा सा एक साथ गिर जाता है ना? तो पानी मोर और लेस नॉन विस्कस है। विस्कस नॉन विस्कस क्या होता है सर? फ्लूइड का लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है, जो पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन अभी के लिए इतना है, एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स होता है, अपोज करता है फ्लूइड के लेयर को फ्लो करने से, है ना? तो विस्कस लिक्विड मैंने डाल दिया, हनी डाल दिया, उसमें कोई स्फेरिकल बॉडी डाल दिया जिसका रेडियस r है, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्ट करने लगता है ऊपर। इस फोर्स को स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और वो बताया था विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। ये v जो है वो यहाँ पे वेलोसिटी है, जिससे ये नीचे जा रहा होता है। v क्या है? वेलोसिटी है। यह r क्या है? स्फीयर का रेडियस है, रेडियस है। 6 पाई क्या है? कांस्टेंट है। f क्या है? फोर्स है। तो अगर मैं कभी भी जीवन में आपसे पूछूं कि बताओ ईटा, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 6 पाई ईटा आर वी। और ये कहां पे पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पढ़ा दिया वो याद होना चाहिए, जो आज पढ़ा दिया वो आज के बाद से कभी भी भूलना नहीं है। तो यहां से ईटा क्या हो जाएगा? ईटा हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी, ये हो जाएगा ईटा। तो कभी भी तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझना है तो फोर्स न्यूटन हो गया,
और वेलोसिटी और आर ले लो, 6 पाई का कोई भी हम यूनिट डायमेंशन नहीं लिखेंगे। डन है यहां तक? तो जल्दी से थम्स अप करो, यस सर, डन डन डन। सब लोग ऐप के ऊपर भी ऑल ओके, सब लोग बचवा लोग, यस प्रियांशु, रोहन, नंदिता, जल्दी बताइए, क्रिश, सब बढ़िया सर, चलिए मस्त। अनवी आ रहा है बेटा समझ में? थम्स अप कर दो। तो ये हो गया होमवर्क, ये तो होमवर्क है फिलहाल, ये तो ज्ञान की बातें कर दी मैंने, ये उतार देना, इसको बताने के लिए मैंने इतना सारा चीज बता दिया। अब आओ जो चीज का था इंतजार इतने देर से, सर एक और होमवर्क दे देता हूं। ओह देखो कितना मजेदार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एसआई यूनिट, ये तो पक्का होमवर्क ही मिलना चाहिए तुम लोगों को, क्या बोलते हो? अभी तो सब बता ही दिया है मैंने। Yes. चलो अब आओ, अब देखो बेटा हुआ क्या, दुनिया वालों ने ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कुछ पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा दुनिया वालों ने, ठीक है? तो वो जो पावर है उसी को हमने डायमेंशन का नाम दे दिया। जैसे कि सपोज करो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें कितने चीज यूज हो सकता है बताओ, कितना फंडामेंटल चीज यूज हो सकता है, जल्दी से बताओ, कितना चीज यूज कर सकते हो तुम लोग? 7. 7, यस वेरी गुड। तो इस 7 को हमने कैपिटल लेटर्स में यूज किया। जैसे कि मान लो सबसे पहले मैंने यूज किया मास, फिर यूज किया मैंने लेंथ, फिर यूज किया मैंने टाइम, फिर यूज किया मैंने लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर मान लो तो उसके लिए केल्विन यूज कर लो, फिर यूज किया मैंने, जल्दी से बताओ, कैंडिला यूज किया, और क्या, एम्पियर यूज किया, है ना? फिर यूज किया हमने मोल, ये वाला कलर यूज कर लिया, ये वाला यूज कर लो, मोल, फिर यूज किया मैंने कैंडिला। चलो सारे कलर्स मैंने यूज कर लिए, मजा आ गया मुझे। यही था, यही साथ में हम यूज कर सकते थे। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक चीज में मास ही आए। अभी तुरंत तो तुमने देखा था केजी का स्क्वायर 2 पावर आ गया ना, अभी देखा था तुमने लेंथ का स्क्वायर आ जाता, एक्स का स्क्वायर आ जा रहा था, तो पावर तो कुछ ना कुछ आ ही जा रहा था। तो इन सब का पावर के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया इसे। अब पावर कौन से कलर से लिखूं मैं? कलर ही खत्म हो गया मेरे पास, क्या कलर बना लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये लो, चलो कलर, ये वाला कलर बना लेता हूं। इसका पावर ए, इसका पावर बी, इसका पावर सी, इसका पावर डी, इसका पावर ई, इसका पावर एफ, इसका पावर जी। यानी कि इस दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, इन 7 के बियॉन्ड जाएगा क्या? बताओ, जाएगा क्या? नहीं। इन 7 के ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का, सी का हाफ हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और ये जो पावर्स है ए बी सी डी, इनके बियॉन्ड जाएगा क्या? Next. नहीं। यानी कि ये तरीका ऐसा ढूंढ लिया हमने कि दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो मजा आया कि नहीं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके बियॉन्ड तो जाना ही नहीं है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो पावर्स हमने यूज किया है, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। कितना आसान हो गया बताओ? कोई दिक्कत आया? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा अगर मैं बात करूं तो इसको उतार लो पहले जल्दी से, फटाफट से, स्पीड पकड़ो, जल्दी से उतारो तुम लोग सारे, फटाफट से छाप लो इसको, जल्दी से छाप लो। जल्दी से छाप लो। मेरे पास 2 ही मिनट है, लेकिन अभी देखना होमवर्क जबरदस्त दूंगा मैं। तो अब इसको जब तुमने रिप्रेजेंट कर लिया मेरे दोस्त, तो अब डायमेंशन क्या है देखो, कोई भी, ये मत उतारना, ये मैं नोट्स दे रहा हूं। डायमेंशन है क्या? इट इज द पावर, इट इज द पावर
ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और पावर ऑफ सिंबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स इट। तो हम लोग इन्हीं सातों में से तो लिखना सीखे हैं अभी। तो इस दुनिया में कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो यही होगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, मोल, कैंडिला, यही होगा सर 7। इन्हीं के पावर्स में रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये जो पावर ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखे जा रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। तो अब एक जबरदस्त चीज क्या है कि इतना जो ऊपर मैंने बताया था ना बेटा, ये इसी दिन के लिए बताया था। अब आ जाओ, रियल गेम अब होने वाला है। अच्छा भाई साहब, तो यहां पे जैसे इसका मैं बोलूं डायमेंशन बताओ, ये तो यूनिट हो गया। अब यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं मैं, देखना अभी दंगल होने वाला है। और मैं बोलूं अब सबका डायमेंशन लिखता जा बेटा, इसका डायमेंशन लिख के बता। अरे वाह, ये तो सर आपने कमाल किया। इसका भी डायमेंशन लिख के बता बेटा, इसका भी डायमेंशन लिख के बता बेटा, इसका भी डायमेंशन लिख के बता बेटा, इसका भी डायमेंशन लिख के बता बेटा। अरे ये तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। हाँ, इसका डायमेंशन, हाँ इसका डायमेंशन, हाँ इसका डायमेंशन। देखो अब कैसे होगा कहानी। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ बेटा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे सर? अरे अभी तो सिखाया x बाई टी, तो x को l लिख दो, इसको t लिख दो, और इसी को लिखो l t माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत है क्या बता? मैं बोलूं एक्सेलरेशन का डायमेंशन, अच्छा ये गलत लिख दिया, ये देखो गलत लिखा हूं मैं। p बाई टी तो x बाई टी, और ये t के लिए t स्क्वायर लिखोगे, x के लिए l लिखोगे और इसके लिए t स्क्वायर, तो हो जाएगा l t माइनस 2। और जो चीज नहीं है उसका पावर 0 है, जैसे मास नहीं है, मास का पावर 0 है, एम्पियर नहीं है, एम्पियर का पावर 0 है, कैंडिला नहीं है, कैंडिला का पावर 0 है, जो भी नहीं है उसका पावर 0 है, जो भी नहीं है उसका पावर 0 है, जो भी नहीं है उसका पावर 0 है। अब ऐसे ही फोर्स का कोई बोलता है लिखने के लिए, तो फोर्स के लिए यहां पे लिखोगे m, ये हो जाएगा l, और ये t ऊपर जाएगा। तो देखो अब ऐसे लिखना है। अब ये लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत आएगी क्या? खटाखट डायमेंशन लिखने लगे ना तुम लोग, अभी बोला था ना, अभी रियल दंगल तो अब होने वाला है। तो ऐसे ही वर्क का कुछ पूछा किसी ने, तो ये जगह मास के लिए m, ये x मतलब l का स्क्वायर, और ये t ऊपर जाएगा, ये माइनस 2। तो ये सब एकदम याद होना चाहिए। डन है। तो आज ये जितने फॉर्मूला लिखा हूं मैं, इन सब का डायमेंशन लिखना है तुम्हें घर में। ये होमवर्क है, सुनते जा रहे हो होमवर्क? यस। और इन सब का डायमेंशन लिखना है। हाँ भैया, इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा? स्ट्रेन का क्या डायमेंशन होगा? मतलब कुछ भी नहीं होगा, यही ना, क्योंकि ये रेशियो है। तो आज के बाद से एक और ज्ञान हुआ, रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। रेशियो हैज नो डायमेंशन। देखो ये एक नया चीज सिखा दिया मैंने, क्योंकि लेंथ में लेंथ कोई डायमेंशन नहीं है। तो प्रेशर बता दिया, यहां पे मैंने प्रेशर बता दिया मैंने, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ये भी। चलो अब ऐसे सबका डायमेंशन लिखना है। तो अब यहां पे आ जाओ, अब रियल गेम 1 मिनट में और होने वाला है। क्या सर? क्या क्या क्या? अच्छा, तो अब मैं तुम्हें यहां पे आज एक सीट भेजूंगा, अभी इसमें मैं लगा के सीट भेजूंगा, जिसमें सबका फॉर्मूला लिखा रहेगा। लगभग 50-100 क्वांटिटी होंगे, उन सब का डायमेंशन लिखना है तुम लोगों को, ठीक है? मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, तुम लोग उसको लिख भी लेना। तो ये होमवर्क मैंने बोला था, जब तक नहीं हो तब तक खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन बिना होमवर्क के एकदम खत्म नहीं करना है, ठीक है? चलो, तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं द एंड। तुम लोग एंजॉय करो 10 मिनट्स का, लेकिन याद रखना 2 सीट भेजूंगा जिसमें खूब सारे फॉर्मूला होंगे। तो मिलेंगे फिर से तगड़ा एकदम बैच में, और तुम्हारे बढ़िया तरीके से तुम लोग पढ़ो। तुम्हारे जितने फ्रेंड्स होंगे 10 दिन के बाद सोचेंगे भाई तुमको क्या आ गया, खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, खुद ही कलेजा में दम दिखेगा, रेस हम तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये सब तुम्हारे अपने मेहनत के वजह से होगा। और टेस्ट में एक भी गलती नहीं करना है। ऐप के ऊपर अगर सब कुछ एकदम जबरदस्त चल रहा है तो सेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग कमेंट करके बता देना ऐप में जाके, नया बैच में,
कि बैच बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है और नोट्स हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में 9:30। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बेटा, गुड डे बच्चे। आशु सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझने में? नहीं सर। सब ओके है? हाँ सर ठीक है। ठीक।